आज हम करेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। निःशक्त जन अधिनियम 1995। इस अधिनियम को दूसरे और नाम से जाना जाता है, जिसे निःशक्त जन समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के नाम से भी जाना जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में PWD एक्ट 1995 कहते हैं। और ये किस लिए ये अधिनियम बनाया गया वो देखते हैं। एशियाई एवं प्रशांत क्षेत्र संबंधी आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा निःशक्त जनों की दशाब्दी 1993 से 2002 को आरंभ करने हेतु 1 से 5 दिसंबर 1992 को बीजिंग में एक अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत निःशक्त जनों के समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम की घोषणा की गई। क्योंकि भारत भी इस उद्घोषणा का एक हस्ताक्षर करता था, इसलिए भारत सरकार ने पूर्ववत उद्घोषणा को कार्यान्वित करने के लिए निःशक्त जन समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 बनाया। 1 जनवरी 1996 को राष्ट्रपति ने इसकी संस्तुति की। इस अधिनियम में 14 अध्याय व 74 धाराएं हैं और इन 14 अध्यायों में से जो पहला अध्याय है उसमें जो विकलांगता से जुड़ी, डिसेबिलिटी से जुड़ी जो तकनीकी शब्दावली है उनको परिभाषित किया गया है। और इस एक्ट के अंतर्गत 7 जो विकलांगताएं हैं उनको शामिल किया गया है। और उन 7 विकलांगताओं को इस प्रकार से परिभाषित किया गया, जैसे फर्स्ट है दृष्टिहीनता। दृष्टिहीनता उस अवस्था को निर्दिष्ट करती है जिसमें कोई व्यक्ति निम्नलिखित अवस्था में से किसी से ग्रसित हो, यानी एक ऐसी कंडीशन को निर्दिष्ट करती है, दिखाती है जिसमें व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी भी अवस्था से ग्रसित हो सकता है। जैसे उसमें पूर्णतः दृष्टि का अभाव हो सकता है। दूसरा, सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि तीक्ष्णता यानी विजुअल एक्विटी 6/60 या 20/200 से अधिक नहीं हो। और थर्ड है दृष्टि क्षेत्र यानी विजुअल फील्ड की सीमा 20 डिग्री एंगल वाली या उससे भी खराब हो। नेक्स्ट है अल्प दृष्टि लो विजन। ऐसा व्यक्ति जिसके उपचार या मानक अपरिवर्तनीय संशोधन के उपरांत भी दृष्टि क्षमता का ह्रास हो गया हो, यानी उसका उपचार किया गया है लेकिन फिर भी उसकी दृष्टि का ह्रास हो गया है, यानी कमी आ गई है, परंतु वह सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग कर सकता है या उपयोग करने में संभव है। फिर थर्ड है कुष्ठ रोग मुक्त। ऐसा व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाने के बाद किन्हीं एक या एक से अधिक समस्याओं से ग्रसित हो तो उसे कुष्ठ रोग व्यक्ति कहा जाएगा। जैसे हाथ पैर या नेत्र और पलक में संवेदना की कमी होना यानी सेंसेशन का कम हो जाना। ख प्रकट विरूपता एवं आंशिक पक्षाघात से ग्रसित हो। ग गंभीर शारीरिक विरूपता और वृद्धावस्था से ग्रसित हो। नेक्स्ट है जो डिसेबिलिटी ले रखी है फोर्थ, श्रवण क्षतिग्रस्तता हियरिंग इम्पेयरमेंट। ऐसा व्यक्ति जो संवाद संबंधी क्रियाकलाप में कठिनाई महसूस करता हो तथा उसके सामान्य श्रवण में 60 डेसिबल अर्थात उससे अधिक की हानि हुई हो को श्रवण क्षतिग्रस्त कहा जाएगा। एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि PWD एक्ट में कितने डेसिबल तक जो सीमा दी गई है, लिमिट रखी गई है, तो 60 डेसिबल रखी गई है। फिफ्थ है गामक अक्षमता लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ऐसा व्यक्ति जिसकी हड्डियों, जोड़ों अथवा मांसपेशियों में ऐसी समस्या हो जिससे गति एवं शारीरिक क्रियाकलाप प्रभावित हो तो गामक अक्षमता कहा जाएगा, यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहा जाएगा उसको। मानसिक मंदता। ऐसा व्यक्ति जिसका चित्त अवरुद्ध अथवा अपूर्ण विकास की अवस्था में हो तथा विशेष से वृद्धि की असामान्यता द्वारा परिलक्षित की जा रही हो तो मानसिक मंदता कहा जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन कहा जाएगा। लेकिन अब मेंटल रिटार्डेशन को चेंज करके इस टर्म को रख दिया गया ID इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड। 7th और लास्ट डिसेबिलिटी है मानसिक रुग्णता यानी मेंटल इलनेस। ऐसा व्यक्ति जो मानसिक बीमारी से ग्रसित हो। और मानसिक रुग्णता मेंटल इलनेस और मेंटल रिटार्डेशन में काफी डिफरेंस होता है, ये दोनों समान नहीं है। फिर जो ये एक्ट है इसके दूसरे अध्याय में 2nd चैप्टर में केंद्रीय समन्वय समिति सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी के बारे में बताया गया है। इसका
अंतर्गत आता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत है ये। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं तथा राज्य मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। इसके साथ साथ संसद के 3 सदस्य, जिनमें से लोकसभा के 2 तथा राज्यसभा के 1 केंद्रीय समिति के सदस्य होते हैं। फिर नेक्स्ट है अध्याय 4 में दिया गया है निःशक्तता की शीघ्र पहचान एवं निवारण के बारे में। आगे है विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा। ये अध्याय 5 में इससे रिलेटेड उपबंध है। जो विकलांग व्यक्ति हैं, डिसेबल्ड पर्सन है, उसकी जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड उपबंध दिए गए हैं। इसके अंतर्गत आती है धारा 26। इसके तहत समुचित सरकारी और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक निःशक्त बालक को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक उचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके, फ्री एजुकेशन उसको प्राप्त हो सके। इसके बाद है निःशक्त विद्यार्थियों का सामान्य विद्यालयों में समावेशन का प्रयास करेंगे। जिन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता है, सरकारी व प्राइवेट सेक्टर में विशेष विद्यालयों की स्थापना में ऐसी रीति से वृद्धि करेंगे कि जिससे देश के किसी भी भाग में रह रहे निःशक्त बालकों की ऐसे विद्यालय तक पहुंच संभव हो सके। मतलब इस हिसाब से जो स्कूल हैं, विशेष विद्यालय हैं, जिन बच्चों को आवश्यकता है विशेष विद्यालय की, उनका निर्माण इस प्रकार करेंगे ताकि हर एक बच्चा, चाहे वो देश के किसी भी भाग में रहता हो, वो उन तक आसानी से पहुंच सके। फिर नेक्स्ट है विशेष विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेंगे। फिर धारा 27 के तहत दिया गया है ऐसे निःशक्त बालकों के लिए जिन्होंने 5वीं तक शिक्षा पूरी कर ली है परंतु पूर्णकालिक आधार पर अपना अध्ययन चालू नहीं रख सके हैं, अंशकालिक कक्षाओं का संचालन करना। सेकंड पॉइंट है इसके अंतर्गत धारा 27 के अंतर्गत 16 वर्ष या उससे ऊपर की आयु समूह के बालकों के लिए क्रियात्मक साक्षरता की व्यवस्था के लिए विशेष अंशकालिक कक्षाओं का संचालन करना। ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध जनशक्ति का प्रयोग करके उन्हें समुचित अभिविन्यास शिक्षा देने के पश्चात अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना। फोर्थ है खुले विद्यालयों व खुले विश्वविद्यालयों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। फिफ्थ है अन्योन्य क्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक या अन्य संचार माध्यम से कक्षा और परिचर्चाओं की व्यवस्था करना, और ये सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क होंगी। वहीं धारा 28 में विकलांग बच्चों के लिए समुचित माहौल के निर्माण और शिक्षण सामग्री की उपलब्धता संबंधी उपबंध है। यानी बच्चों के अकॉर्डिंग वातावरण का निर्माण करना और उन्हें शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना इस उपबंध के अंतर्गत दिया गया है। फिर धारा 29 के अनुसार समुचित सरकारें पर्याप्त संख्या में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित करेंगी और निःशक्तता में विशेषज्ञता वाले शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास करने के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं और अन्य स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करेंगी। जबकि धारा 30 में कहा गया है कि पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समुचित सरकारें अधिसूचना द्वारा एक व्यापक स्कीम तैयार करेंगी जो निम्न प्रकार से है। यानी इस धारा का प्रतिकूल प्रभाव दूसरी जो धाराएं 26, 27 जितनी भी धाराएं हैं उन पर नहीं पड़ेगा। और इसके अंतर्गत वो स्कीम इस प्रकार तैयार करेंगे जैसे प्रिवेंस सुविधाएं, अभिभावकों को वैकल्पिक वित्तीय सहायता, पुस्तकों, वर्दियों व अन्य सामग्री प्रदान करना, छात्रवृत्ति देना, पाठ्यक्रम की पुनः संरचना करना। इसके अलावा धारा 31 में सभी संस्थाएं नेत्रहीन विद्यार्थियों या कम दृष्टि विद्यार्थियों के लिए लेखकों की व्यवस्था कराएंगी, यानी उनको राइटर्स प्रोवाइड कराएंगी। अभी हमने एजुकेशन से रिलेटेड बात की है, अब हम करेंगे रोजगार से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट। इससे रिलेटेड बताया गया अध्याय 6 में प्रत्येक राज्य सरकार 3 वर्ष से अधिक अंतरालों पर नए पदों की रिक्तियों के विषय में पता लगाएगी। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नियुक्तियों में निःशक्त जनों की संख्या 3% से कम न हो, जिसमें 1% नेत्रहीन अथवा कम दृष्टि यानी अल्प दृष्टि, लो विजन, 1% श्रवण अक्षम, हियरिंग इम्पेयर्ड तथा 1% गामक अक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति अनिवार्य होगी। यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं उनकी नियुक्ति अनिवार्य होगी। फिर इसके अध्याय 14 में जो लास्ट अध्याय है उसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति
इस एक्ट में जो डिसेबल्ड पर्सन के लिए जो भी सुविधाएं प्रदान की गई है उनका कोई गलत उपयोग करता पाया गया तो उसको 2 साल की सजा दी जाएगी दंड स्वरूप, और जुर्माना उसे 20,000 रुपए तक भरना पड़ेगा। तो ये था आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।